Hello students, today we are going to discuss the electronic configuration of D block element. Okay, इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम 2 वीडियो ले चुके हैं, है ना। आज जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो है डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुख्य रूप से एक्सेप्शन इसी डी ब्लॉक एलिमेंट में, मुख्य रूप से जो एक्सेप्शंस है, अपवाद है, इसी डी ब्लॉक एलिमेंट में है। एक्सेप्शन का अर्थ किसको कहते हैं बता चुके हैं, जो अपवाद प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, जो अपवाद प्रिंसिपल का पालन नहीं करता है, उसी को हम लोग एक्सेप्शन के श्रेणी में रख देते हैं। तो अपवाद प्रिंसिपल के अनुसार हम आपको बता दिए हैं इलेक्ट्रॉन कैसे फील करता है, 1s, तब 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। इस मना सीक्वेंस में एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में फिल करता है विभिन्न ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल। वो डायग्राम से हम बता दिए हैं कहाँ से लाए, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, 2s में गया, 2p में गया, इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 में, किसका 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज को डिस्कस करेंगे। पहले आप समझिए 3D सीरीज किसको कहते हैं। देखो ये पीरियोडिक टेबल में जो है ये 2 ग्रुप जो फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप, ये S ब्लॉक एलिमेंट हुआ। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक ये P ब्लॉक एलिमेंट हुआ, और ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक या D ब्लॉक एलिमेंट। इसको देखो 4 भाग में बांटते हैं। स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करता है, इसलिए इसको कहते हैं 3D सीरीज। फिर यूट्रियम से लेके कैडमियम तक का लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है, तो उसको कहेंगे 4D सीरीज। फिर लैंथेनम से लेके मरकरी तक जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में प्रवेश करता है, उसको कहते हैं 5D सीरीज, है ना। और फिर जो है एक्टिनियम से लेके एटॉमिक नंबर कितना 112 तक का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D में प्रवेश करता है, तो उसको कहते हैं 6D सीरीज। तो ज़्यादातर एक्सेप्शंस जो है, ज़्यादातर अपवाद जो है इसी डी ब्लॉक एलिमेंट में है। और उसके बाद है यहाँ नीचे में एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें भी कुछ अपवाद है, लेकिन मुख्य रूप से अपवाद आपको इसी डी ब्लॉक एलिमेंट में है। तो आज हम पहले चर्चा करने जा रहे हैं 3D सीरीज, स्कैंडियम से जिंक, फिर तब हम करेंगे 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज की चर्चा करेंगे। ओके, समझ गए स्टूडेंट आप लोग। तो इसमें देखो 3D सीरीज जो स्टार्ट होता है कहाँ से, स्कैंडियम से। 3D सीरीज आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम से। तो देखो स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, इसी पर बैठा देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, तो यहाँ तक आए। उसके बाद 3D, डी में जंप कर तो मैक्सिमम 10 तक इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 से लेकर 10 तक। ऊपर में इलेक्ट्रॉन है 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, हमारे पास 21 है, तो क्या होगा 3D1, है ना। अब देखो इसी को शॉर्ट में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको शॉर्ट में लिखेंगे। इसके नज़दीक इनर्ट गैस कौन है, आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 80, है ना। आर्गन का एटॉमिक नंबर 80। तो देखो यहाँ तक में 18 आ गया। इसी को आप कैसे लिखिएगा शॉर्ट में, और देखो यहाँ से लिख देते हैं आर्गन। आर्गन का मतलब हो गया 80। उसके बाद क्या लिखेंगे 4s2 3d1, क्या लिखेंगे 4s2 3d1। ऐसे आप लिखने के लिख सकते हैं 3d1 4s2, चूँकि हम अब्बाव के हिसाब से लिख दिए हैं। ऐसे लिखना चाहिए 3 तब आना चाहिए 4, तो हम उसी को लिख दिए 4s2 3d1। यह हुआ स्कैंडियम, समझ गए ना। यहाँ से यहाँ तक के बदले जो है, यहाँ से यहाँ तक जो है 18 इलेक्ट्रॉन है ना, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 18, इसके बदले क्या दे दिया आर्गन। उसके बाद क्या बचा 4s2 3d1। यह किसका होगा कन्फिग्रेशन बताओ,
स्कैंडियम का, इसका हुआ स्कैंडियम। फिर देखिए टाइटेनियम 22, एक बढ़ा दें, यहाँ है D1 तो यहाँ क्या हो जाएगा D2। उसी तरह लिख देते हैं आर्गन 1 4s2 3d2। ये क्या हुआ टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 4s2 3d3। उसके बाद क्या है क्रोमियम 24 है ना, 23 24 एक बढ़ा देंगे, नियंत्रण तो यही होना चाहिए 4s2 3d4 यही होना चाहिए अबाउट स्पीड के हिसाब से। लेकिन हम आपने पढ़ा चुके हैं, एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं किसमें लेक्चर सेकेंड में, कि इसमें क्या होता है कि s का एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है किसमें d में, s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है d में। ये तुम्हारा क्या है एक्सेप्शन होना चाहिए, 3d4 हो जाता है 3d5। ऐसा क्यों होता है तो बता चुके हैं कि हाफ फील्ड हो जाता है, हाफ फील्ड क्या होता है मोर स्टेबल होता है, हाफ फील्ड हो जाता है, इसीलिए हाफ फील्ड क्या होगा मोर स्टेबल होगा। हाफ फील्ड क्या होगा मोर स्टेबल होगा, पढ़ा चुके हैं। जी में 5 ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरेंगे, एक एक करके भरेंगे तो क्या हो गया सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया, एक्सचेंज एनर्जी इसका ज़्यादा होगा। इसीलिए कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण, एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होने के कारण हाफ फील्ड सिस्टम क्या होता है मोर स्टेबल होता है। इसीलिए क्रोमियम में D4 नहीं होकर D5 होता है, इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं वीडियो सेकेंड में। उसके बाद देखिए मैग्नीज 25 आर्गन 4s2 3d क्या हो 5 3d5, ये क्या हो मैग्नीज है ना। तो 21 से लेके 21 से लेके 25 तक में एक एक्सेप्शन आया क्रोमियम। ये 3D सीरीज में 2 ही एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि डी ब्लॉक पढ़ा रहे हैं इसीलिए हम फिर से इसको बता दें है ना। इसको उतारा बच्चों, तो यहाँ से उतार दीजिए आप, यहाँ से लेके वहाँ तक के बदले क्या दिए 1s2 से 3p6 के बदले क्या दे दिए आर्गन, उधर 4s2 3d1 लिख दी। स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आए तो यहाँ D1 है, यहाँ क्या कर दिए D2। फिर टाइटेनियम के बाद कहाँ आए वेनेडियम, D2 से D3। वेनेडियम के बाद आए क्रोमियम, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है 23 से 24, यहाँ होना चाहिए D4 लेकिन हो गया D5। फिर क्रोमियम के बाद आए मैग्नीज 25 में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ भी क्या कर दिए 3d5 आएगा, क्या करते 4s2। ओके, इसको हम बता चुके हैं, इसको बढ़िया से बता दीजिए। ये हुआ कहाँ तक स्कैंडियम से लेके मैग्नीज, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए आप इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे हम लोग ना, इसी तरह से बढ़ाते चलेंगे। मैग्नीज, मैग्नीज के बाद क्या लिखेंगे आयरन, आयरन 26 एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d क्या हो गया 6, आयरन, आयरन के बाद कोबाल्ट 27, फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है बढ़ा दिए 4s2 3d क्या हो गया 7, 26 27। कोबाल्ट के बाद देखो निकेल 28, आर्गन 4s2 3d क्या हो जाएगा 8। सिंपल है, अब आप स्पीड के अनुसार लिखते चलेंगे। उसके बाद क्या है तुम्हारा निकेल के बाद कॉपर 29, यहाँ क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d9, नियम का तो यही होना चाहिए। अब के अनुसार 4s2 3d8 में होकर 3d9,
इसमें भी बताया कि S के एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, D में चला गया। ऐसा होने से ये क्या हो गया, फुल फील्ड। ऐसा होने से ये ऑर्बिटल क्या हो गया, फुल फील्ड। इसीलिए क्या होगा, मोर स्टेबल हुआ, क्योंकि यह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को अचीव किया, है ना। इसमें दो है, यह क्या किया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को अचीव किया। दिस इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, उसको अचीव किया, है ना। सब कंप्लीट कर चुके हैं, ये भी तुम्हारा क्या है, एक्सेप्शंस में आया। और उसके बाद लास्ट में तुम्हारा इस 3D सीरीज में क्या आया, जिंक, आर्गन 4s2 3D क्या आया, 10, आर्गन 4s2 3D 10। आयरन से लेके जिंक तक इसमें एक एक्सेप्शन आया, क्या, कॉपर या फुल फील्ड वाला केस हुआ। तो ध्यान में रखना है बच्चों कि 3D सीरीज जो लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें दो ही एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन एक्सेप्शंस है, एक क्रोमियम और दूसरा कॉपर। ओके, ये 3D बता दिए। अब 3D के बाद हम लोग चलते हैं 4D सीरीज। अब 3D नाम क्यों पड़ गया, समझ में आ गया होगा। सबका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश कर रहा है, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10, इस तरह से आते गया ना। यानी D1 से स्टार्ट किए, 3D1 से स्टार्ट किए, 3D10 तक आए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया, किसमें इंटर किया, 3D में इंटर किया, इसीलिए इसको कहते हैं 3D सीरीज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 4D सीरीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं, 4D सीरीज। 4D सीरीज का मतलब समझ गया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, 4D में प्रवेश करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 4D सीरीज कहेंगे, है ना। इसको मिटाते हैं, उतार दिया ना, इसको उतारिए अच्छी तरह से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 4D सीरीज देखो, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन। 3D में तो दो ही एक्सेप्शंस मिला, लेकिन 4D में 6 एक्सेप्शंस है बच्चों, 6 एक्सेप्शंस है। 6 एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट इन 4D सीरीज। इट मीन्स 4D series is highly exceptional electronic configuration which do not follow above principle. Generally, above principle electronic configuration of an element is written on the basis of above principle. But when you write the electronic configuration of 4D series, then you will find that a large number of exceptions are present in 4D series. Why this exception comes, we have to discuss the reasons behind it, and so we are going to writing the electronic configuration of 4D series. As you know, 4D series starts from yttrium and it ends at cadmium. Okay, 4D series starts from yttrium, whose atomic number is 39. And it contains 10 elements, and the last element is cadmium, whose atomic number is 48. So we are going to discuss the electronic configuration of 4D series. Okay, the first member of the 4D series is yttrium. Yttrium, whose atomic number is 39. Okay. Again देखो, दिस इज द सीक्वेंस, एनर्जी का सीक्वेंस है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d। यहाँ तक देखो 30, 6 36, 2 38, 1 39। वाह, 39 हुआ। अब इसी को देखिए, अब इसके नजदीक नेट गैस कौन है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक 36 आया, यहाँ से यहाँ क्या आया 36, और 36 जो इग्नेट गैस किसका है बताओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन।
क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है 36। इसी को हम ऐसे लिख दें, इसी को देखो ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, क्रिप्टन Kr, क्रिप्टन Kr 36 5s2 4d1, 5s2 4d1, 36 2 38 1 39। अब सबसे पहले इसको जानो कि 5d 4d सीरीज क्यों कहते हैं। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स 39th इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन 4d suborbit, so it is known as 4d सीरीज। लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d में प्रवेश कर रहा है, इसीलिए 4d सीरीज है। फिर समझिएगा यहाँ से यहाँ तक जो है इसके बदले 36 आया, 36 के बदले दे दिए क्या क्रिप्टन। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 36, उसके बाद 5s2 और d1। इसको शॉर्ट में इसी तरह से लिखा जाता है, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को शॉर्ट में ऐसे। ये हुआ किसका भैया यूट्रियम का। उसके बाद देखो जिरकोनियम, जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40 है, एक बढ़ गया। फिर क्या कर रहे हैं क्रिप्टन 5s2 और d2, d1 d2 कर, वेरी सिंपल। ओके, आप तो समझ में आ गया होगा कि 4d सीरीज क्यों कहते हैं। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इंटर किया 4d में, यहाँ भी इंटर किया किस में 4d में, इसीलिए नाम पड़ गया 4d सीरीज, है ना। ये दोनों तो सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है अब आप इसको को फॉलो। उसके बाद ये नेक्स्ट देखिए नायोबियम, नायोबियम 41 यहाँ क्रिप्टन 5s2 4d3, यही होना चाहिए अब आप स्कूल के अनुसार। d1 d2 क्या होना चाहिए d3, लेकिन यहाँ अब आप स्कूल के एक्सेप्शन है, इसलिए हम स्टार्ट कराते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि s के एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है d में, तो यह हो जाता है क्या 5s1 4d4। यह एक्सेप्शन क्यों आया हम लोग डिस्कस बाद में करते हैं, पहले 10 को बता देते हैं, फिर इसका डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों। अब देखिए नायोबियम के बाद आपका आता है मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम एटॉमिक नंबर 42, यह भी एक्सेप्शन है, यह हाफ फिल्ड वाला केस है। क्रिप्टन नियम का होना चाहिए 5s2 4d4, यही नियम का होना चाहिए ना। d1 d2 d3 होना चाहिए, हो गया d4 ना, इसको होना चाहिए d4। लेकिन यहाँ भी क्या होता है कि s के एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें, ये हो गया 5, ये हाफ फिल्ड हो गया, इसीलिए मोर स्टेबल हुआ। समझ में आ गया, ये हुआ किसका मॉलिब्डेनम। उसके बाद देखिए टेक्नीशियम, ऊपर लिखते हैं हम टेक्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर जो है 43 है, टेक्नीशियम 43। अगेन ये हो गया क्रिप्टन 5s2 3d कितना 5 36 2 38 38 और 5 कितना 45, टेक्नीशियम। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ये दोनों एक्सेप्शन से विस्तार है। ओके टेक्नीशियम। उसके बाद देखिए टेक्नीशियम के बाद आता है रूथेनियम, रूथेनियम, रूथेनियम का एटॉमिक नंबर हो गया Ru, एटॉमिक नंबर होगा 44, है ना। क्रिप्टन 5s2 4d3 नंबर 4d को क्या होना चाहिए भैया बोलो 6 होना चाहिए, 4d 5 है, यहाँ 4d क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। लेकिन यह भी एक्सेप्शन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसमें, यह क्या हो जाता है d7, ये क्या हो जाता है बताओ d7।
ये क्या हुआ तुम्हारा रुथेनियम। उसके बाद देखो रोहोडियम, ये सब एक्सेप्शंस में आता है। रोहोडियम 45, रोहोडियम 45 नियमतक होना चाहिए। क्रिप्टन 5:3d5 3d6 4d5 4d6 4d होना चाहिए 7, यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे S का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें ये क्या हो गया 4d8। ओके, ये क्या हुआ रोडियम। उसके बाद देखिए पैलेडियम Pd 46, यह भी देखो एक्सेप्शंस में। क्रिप्टन 5:2 4d8 होना चाहिए नियम तक। अभी तक क्या हुआ, जितना भी एक्सेप्शंस बताए थे सब एक एक इलेक्ट्रॉन चलता है। इसमें क्या होता है S के दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, यह हो गया 0, ये क्या हो गया 10। ऐसा होने से ये क्या हो गया फुलफिल्ड हो गया। क्या हो गया फुलफिल्ड हो गया। और फुलफिल्ड क्या होता है मोर स्टेबल होता है। समझ गए। अभी तक जितना भी बताए थे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है S से G में। लेकिन पैलेडियम में क्या हुआ S के दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें D में। ऐसा होने से यह फुलफिल्ड हो गया, मोर स्टेबल हो गया। ओके, उसके बाद देखिए पैलेडियम। पैलेडियम के बाद नेक्स्ट आपका आता है सिल्वर, एटॉमिक नंबर 47 है ना। इसमें नियम तक क्या होना चाहिए क्रिप्टन 5:2 4d9 होना चाहिए नियम तक। यह भी एक्सेप्शंस है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन S का चला जाता है, इसमें D में, या क्या हो गया D10। एंड लास्ट में आता है आपका क्या जिंक। जिंक को हम ऊपर लिख देते हैं, है ना। जिंक, ये जिंक। कैडमियम, कैडमियम क्या होगा 48 47 के बाद क्या है 48। क्रिप्टन 5:2 4d कितना हो 10 है ना। 36 36 2 38 38 10 48, ये एक्सेप्शन है। यह जो है सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ किसका 4d सीरीज का। इसमें आप बच्चों देख रहे हो कि इसमें एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा है। 6 एक्सेप्शंस आर प्रेजेंट इन दिस सीरीज। अब ऐसा क्यों होता है सब तो एक्सप्लेन है। इसको उतारा, इसको अच्छी तरह से उतार लीजिए। ये 4d सीरीज को हम डिस्कस किए हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जवाब हम दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। रोडियम 45, पैलेडियम 46, सिल्वर 47, कैडमियम 48, यह हो गया क्या 4010। अब समझिएगा सब एक्सेप्शंस जो आता है इतना इतना, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है सब तो देखिए आप। एक्सप्लेनेशन तो फर्स्ट में हम आपको बता रहे हैं मोलिब्डेनम 42। इसमें क्या आ गया लास्ट में 45 आया। 45 में ये क्या हो गया बताओ, ये हाफ फील्ड वाला केस आया, ये क्या आया हाफ फील्ड वाला आया। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होता है मोर स्टेबल होता है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। एक्सचेंज एनर्जी इसका अधिक होता है, सबको बता चुके हैं लेक्चर 2 में देखिएगा। इसीलिए ये क्या हुआ, इसीलिए हाफ फील्ड जो है, इसीलिए हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटर क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। इस कारण से मोलिब्डेनम में D4 में होके क्या हो गया D5। क्लियर हो गया। D4 में होके क्या हो गया D5 हो गया। ओके, उसके बाद आप चलिए कहाँ पैलेडियम में और सिल्वर। पैलेडियम देखिए, पैलेडियम और सिल्वर। पैलेडियम हुआ Pd एटॉमिक नंबर
पैलेडियम Pg46 एंड सिल्वर 47, इस दोनों में क्या आ गया 4d10, यहाँ भी क्या आ गया 4d10। s का दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें d में ना, s हो गया 5s खाली हो गया और सब के सब चला गया कहाँ d। ऐसा होने से यह क्या हो गया, ऐसा होने से यह फुलफिल्ड हो गया है ना, ऐसा होने से यह क्या हो गया फुलफिल्ड हो गया। और फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं मोर स्टेबल। ये हो गया तुम्हारा फुलफिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यह सिमेट्रिकल हो गया ना, यह सिमेट्रिकल हो गया, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण फुलफिल्ड स्ट्रक्चर जो होता है वह क्या होगा मोर स्टेबल। आप समझ में, आपसे पूछेगा पैलेडियम में s का 5s का दोनों इलेक्ट्रॉन d में क्यों चला गया, s का यदि दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया d में तो d हो गया d10, d10 होने से वह सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हुआ। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या है या फुलफिल्ड स्ट्रक्चर है, फुलफिल्ड स्ट्रक्चर क्या होता है मोर स्टेबल होता है। हमेशा सिस्टम मूव कहाँ करता है बताओ, स्टेबिलिटी की कहाँ मूव करता है, स्टेबिलिटी को, जहाँ से स्टेबिलिटी मिलेगा उधर सिस्टम क्या करेगा मूव करेगा, इसीलिए ऐसा हो। ये पैलेडियम और सिल्वर को एक्सप्लेन। उसके बाद आपको है नायोबियम, रुथेनियम और रोडियम में क्या होता है, नायोबियम है ना, नायोबियम रुथेनियम रोडियम। नायोबियम 41, रुथेनियम 44 और रोडियम 45। इस तीनों में देखो क्या होता है, इस तीनों में क्या होता है कि 5s का एक इलेक्ट्रॉन, 5s का एक इलेक्ट्रॉन, 5s का एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है बताओ, 5s का एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया 4d में चला गया। हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउट प्रिंसिपल के हिसाब से लिखते हैं, अबाउट प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या करते हैं s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है d, है ना। जैसे इसको लिखते हैं नायोबियम को जब हम लिखे तो नियम था क्या आता है 4d3, अबाउट प्रिंसिपल के अनुसार क्या आता है 4d3, इसको कर देते हैं 45। इसको अबाउट के हिसाब से लिखते हैं तो आता है 46, इसको कर देते हैं 47। इसमें आता है 47, अबाउट के अनुसार कर देते हैं क्या 48 कर दिए, ओके 48 कर दिए, ओके। इस तरह से हर तीनों केस में s का एक इलेक्ट्रॉन d में चला जाता है। तो इसके स्टेबिलिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दें ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फोर्स। इट्स स्टेबिलिटी is explained on the basis of nuclear electron and electron force and electron फोर्स के आधार पर हम इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। नहीं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फोर्स, ये क्या है समझिएगा। यदि इस केस में, तीनों केस में s में यदि 2 इलेक्ट्रॉन रहता है
क्योंकि आउटरमोस्ट तो 5s है, 4d तो इनर सेल है, और ये 5s क्या आउटरमोस्ट सेल है। तो इसका न्यूक्लियस जो है, इसका न्यूक्लियस, इस तीनों का न्यूक्लियस जो है s में 2 इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाता है, वह अनस्टेबल हो जाता है। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इस तीनों का न्यूक्लियाई क्या हो जाता है, अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है और वह चला जाता है किसमें, 4d में चला जाता है। उसी बात को करते हैं और लिखे हैं, उसी बात को लिखे हैं, इट्स स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फोर्स के आधार पर हम इसके स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। यह हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका, 4d का। यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसका हुआ, 4d सीरीज का कंप्लीट किया। इसको उतार तो 4d सीरीज के बच्चों उतार लिया। अब 4d के बाद हम चलते हैं कहाँ पर, 5d सीरीज। 4d के बाद हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 5d सीरीज के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यह किस तरह से होता है। 4d तो बता दिए, 5d की अर्थ आप समझ गए होंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इन करेगा, 5 में इन करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इन करेगा, 5 में इन करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 5d सीरीज। 3d में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d प्रवेश करता है, फिर 4d प्रवेश करता है, 5d। इसमें देखो 4d जो है, 4d के बाद 5d आए। 5d सीरीज स्टार्ट होता है लैंथेनम से और यह एंड करता है कहाँ पर, मरकरी। स्टार्ट लैंथेनम से हुआ और एंड कहाँ में किया, मरकरी, है ना। तो इसमें भी देखो बच्चों, इसमें भी 3 एक्सेप्शंस। देखो 3d सीरीज में 2 एक्सेप्शंस हैं पढ़ा में। 4d सीरीज में जो है 6 एक्सेप्शंस है और 5d सीरीज में जो है हमारा 3 एक्सेप्शंस है। तो 6 2 8 3 11 एक्सेप्शंस जो है आपको यहीं पर है, सिर्फ d ब्लॉक, है ना। अब चलिए आप लैंथेनम से स्टार्ट करते हैं। लैंथेनम बहुत बार पूछता है, लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57 लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 5d, है ना, 5d। तो देखिए 57 है, 30 6 36 2 38 10 48 2 50 6 56 56 आ गया यहीं पर। तो 57 इलेक्ट्रॉन नियमतः जाना चाहिए किसमें, F में जाना चाहिए। नियमतः किस में जाना चाहिए, F में जाना चाहिए, है ना सब। लेकिन इसमें F में नहीं जाके लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, D। F खाली रह जाता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, D। सबसे पहले हम इसको छोटा करके देखते हैं। यहाँ तक हम ले आते हैं, यहाँ तक हम ले आते हैं, इसको लिखते हैं इस तरह से। यहाँ से जो यहाँ आए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद क्या है, जेनॉन। जेनॉन के एटॉमिक नंबर कितना, 54। जेनॉन के एटॉमिक नंबर 54। उसके बाद क्या लिखेंगे, 6s2 54 56। उसके बाद देखो होना चाहिए यही ना, होना क्या चाहिए, होना चाहिए इस तरह से। 5d क्या होना चाहिए, 0। नियमतः यहाँ 1 होना चाहिए और यह क्या होना चाहिए, 0। अब आप इसको तो यही कहता है, यहाँ तक के बदले 54 दे दिए, 54 तो 56 1 57। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाना चाहिए,
लेकिन 4f में नहीं जाके ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन चला जाता है 5d, है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया बोलो, 5d में, यानी इसमें कन्फिग्रेशन जो हो जाता है इस तरह से 5f हो गया 0, और क्या हो गया, समझे। फिर समझिए नियमता यही होना चाहिए, नियमता यही होना चाहिए, या इसको हम फिर से लिखते हैं ऐसे कन्फ्यूज आप कर दीजिए सब, वहाँ ऐसे भी कहना, नियमता तो यही होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है देखो, जनरल 6s2 इसमें 4f रह गया खाली और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया 5d1। दिस इज द करेक्ट कन्फिग्रेशन, दिस इज द करेक्ट कन्फिग्रेशन। ये हुआ इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, यह बॉम्ब स्कूल के हिसाब से आया, ये इनकरेक्ट हुआ। तो ये सब क्या है, ये दोनों देखिए चीज है, ये लॉन्ग फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म, या बॉम्ब के हिसाब से लिखे जो इनकरेक्ट है, और ये हमारा क्या है करेक्ट है, एक्सेप्शन। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, 4f को बिना फिल किए हुए इलेक्ट्रॉन 5d में क्यों चला गया, तो क्यों के जवाब पहले देखिए कि 4f और 5d दोनों की एनर्जी लगभग सेम होता है, 4f एंड 5d दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, दोनों का एनर्जी क्या होता है ऑलमोस्ट सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी क्या होता है ऑलमोस्ट सेम होता है। क्योंकि सर हम कैसे जो एनर्जी हम लोग n प्लस l के आधार पर निकालते हैं ना, तो 4f के लिए n प्लस l का मान आ गया 4 + 3 7, और 5d के लिए आया फिर 5 + 2 7। तो दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू क्या है सेम है, इसीलिए दोनों की एनर्जी क्या है सेम, यानी 4f एंड 5d have same energy, so the last electron is free to move, so the last electron is free to move in any orbital. Since 4f and 5d have almost same energy, so the last electron is free to move either in 4f suborbit or in 5d suborbit, दोनों में से किसी में जा सकता है। चूंकि लैंथेनम जो है यह डी ब्लॉक एलिमेंट, चूंकि लैंथेनम जो है इसका क्राइटेरिया जो है यह डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह है, लैंथेनम जो है यह पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक में है, यानी इसका क्राइटेरिया जो है डी ब्लॉक एलिमेंट की तरह है, इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4f में नहीं करके कहाँ प्रवेश किया 5d, 4f में प्रवेश करके कहाँ किया बताओ 5d। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये लैंथेनम को पूछता है, हम उसका रीजन बताते है ना, क्योंकि यह लास्ट ये जो है लैंथेनम जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसका क्राइटेरिया डी की तरह है, इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करके किसमें गया 5d। ओके, ये हुआ लैंथेनम। उसके बाद चलिए 72 है ना, इसके बाद जो है आपका कितना है 72। देखिएगा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो है यहाँ 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया, है हैफनियम आ गया। देखिए यहाँ 57 जो है 57 के बाद डायरेक्ट आ गया 72, तो बीच में सीरियम से यूरेशियम जो है क्या है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो बीच में जो 14 एलिमेंट है यह क्या होगा एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया किसमें 4f, इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया 4f, इसका जैनम है ना 6s2। अब इलेक्ट्रॉन जो है किसमें प्रवेश करेगा एटम में जाएगा, कहाँ कब तक जाएगा 14 तक जाएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन किसमें गया 14 तक गया इसमें, उसके बाद ये क्या हो गया 5d2 d1 है, d1 है तो क्या हो जाएगा बताओ d2,
4F14 6H2 4F14 5D2। आप अरेंज करके लिखिएगा, पहले लिखिएगा 4F, तब 5D, तब क्या लिखोगे 6H। समझिएगा, यहाँ भी F कहाँ से चला है, 57 के बाद डायरेक्ट 72 में, तो बीच में 14 एलिमेंट जो है वो कहाँ चला गया, तो बीच में 14 एलिमेंट जो है सीरियम से लेकर लुटेशियम तक वह F ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश किया, यानी 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया इसमें 4F। ओके, उसके बाद चलिए टेंटेनम 73 क्या हो जाएगा, जेनम 6H2 4F14 5D क्या होगा 3, या हुआ टेंटेनम, मिटाया जाए टेंटेनम। ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल है, सीधा है। उसके बाद देखिए टंगस्टन 74, टंगस्टन 74 ये क्या हुआ, जेनम 6H2 4F14 5D3 5D क्या होगा 4। उसके बाद देखो रेनियम 75, रेनियम 75 जेनम 6H2 4F14 5D5, सिर्फ बढ़ाते हैं D1 D2 D3 D4 D5 रेनियम। उसके बाद देखो ऑस्मियम 76 जेनम 6H2 4F14 5D6, ये क्या हुआ तुम्हारा ऑस्मियम, यह क्या हो गया ऑस्मियम। उसके बाद देखिए इरिडियम 77 वेरी सिंपल 6H2 4F14 5D क्या हो जाएगा 7। उसके बाद देखिए प्लेटिनम 78, देखो ये एक्सेप्शन 78 जेनम 6H2 4F14 5D8, नियम था तो यही होना चाहिए, 7 है तो 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है S के एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है D में, कौन S, आउटर मोस्ट S, देखिए यहाँ 6 है, नियम था हम लिखते पहले 4F तब 5D तब 6 लिखते, तो S के एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा D में, यह हो जाएगा D9 और क्या हो जाएगा 1 D1। तो अक्सर इसको इसके स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जब हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, जब इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आता है D9 के हिसाब से आता है, D8 के हिसाब से नहीं आता, किससे आता है D9 के हिसाब से आता है, तो उसी हिसाब से हम क्या किए D8 में करके D9 कर दिए, यह प्लेटिनम भी क्या है हमारा एक्सेप्शन है। ओके, उसके बाद देखो बच्चों गोल्ड AU 79 जेनम 6H2 4F14 5D9 होना चाहिए, नियमता होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी क्या होता है कि S के इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें D में, ये क्या हो गया फुल फील्ड हो गया, फुल फील्ड क्या होता है मोर स्टेबल होता है ना, इसलिए याद रखना एक एक्सेप्शन है लेंथेनम, दूसरा प्लेटिनम और तीसरा क्या गोल्ड। हाफ फील्ड ये है क्या है फुल फील्ड क्या हुआ मोर स्टेबल, एंड लास्ट में है तुम्हारा मर्करी 80 है ना, जेनम 6H2 4F14 5D क्या हो गया, तो यह 5D सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद 3D बता दिए, 4D बता दिए, 5D बता दिए, 6D देखो यह इनकम्प्लीट है, इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। देखिए 6D सीरीज जो है
यह एक्टिनियम से स्टार्ट हुआ, एटॉमिक नंबर कितना 89 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आया 112 तक आया। कहाँ तक आया 112 तक आया। इसमें कोई खास एक्सेप्शंस है नहीं, उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम लिखें। बस जिस तरह से यहाँ लैंथेनम में जो है इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करके कहाँ किया 5d में प्रवेश किया, उसी तरह से एक्टिनियम में इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश में करके प्रवेश करेगा। किसमें 6d में जाएगा, उसके बाद d1 d2 d3 d4 d5 इस तरह से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएंगे 112 तक आएंगे। कहीं कोई एक्सेप्शंस नहीं है, कहीं कोई एक्सेप्शंस नहीं है बच्चों, बता ही देते हैं। 6d का भी हम बता ही देते हैं। यहाँ तक आप लिखिए और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है हम 6d में चलते हैं। इसमें चलते हैं 6d में चलते हैं। 6d 5 के बाद हम 6d में चलते हैं। इसमें जो है पहले आता है तुम्हारा क्या एक्टिनियम। इसमें क्या आता है एक्टिनियम 89, एक्टिनियम 89। देखिए 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 बहुत लंबा हो जाएगा 4f14। उसके बाद देखिए 5d10 6p6 7s2 5f6d। वही चीज़ है लैंथेनम की तरह जस्ट, लैंथेनम की तरह जस्ट 30 6 36 2 38 10 48 2 50 6 56 14 कितना 70 70 10 80 6 86 2 88। नियम था एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए एफ में, तो एफ में नहीं जाके है ना इसमें भी चला जाता है, किसमें डी है ना, इसमें भी डी। अब सबसे पहले आप इसको शॉर्ट में लिखते हैं। देखो इसके नजदीक यूनाइट गैस कौन है रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86। यहाँ तक कवर कर लिया 86 7s2 5f1 और 6d 6d यही होना चाहिए। 86 2 88 1 79 यही होना चाहिए। लेकिन इसमें भी ये एक्टिनियम जो है इसमें भी आप देखिएगा 5f एंड 6d। 5f के लिए n+n का मान हो गया 5 3 8 और 6d के लिए n+n का मान हो गया 6 2 8। यानी दोनों के लिए n+n का वैल्यू सेम है, इसीलिए दोनों की एनर्जी सेम है। इसीलिए लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्री है कि वह 5f में प्रवेश करे कि 6d में प्रवेश करे। चूंकि एक्टिनियम जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए यह f में प्रवेश करके कहाँ गया डी में, यानी इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया रेडॉन 7s2 5f क्या हो गया 0 और 6d क्या हुआ 1। यही हमारा करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और यह क्या है इन समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए RF रदरफोर्डियम 104। आगे बीच में 14 एलिमेंट आ गया, फिर समझिएगा 14 एलिमेंट जो आ गया थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, यह अब ब्लॉक एलिमेंट है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। आज तो सिर्फ डी ब्लॉक पे डिस्कस किए और उसके बाद लास्ट में कहाँ आ गया 103 को 104 आया रदरफोर्डियम। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा किसमें 5f। तो लिखेंगे रेडॉन 7s2 5f40। उसके बाद क्या हो जाएगा 6d2 ना
6d क्या आ जाएगा बताओ 6d2 4f14 7h2 उसके बाद क्या आ गया 6d2। इसी तरह से बढ़ते जाएगा, इसी तरह से बढ़ाते जाइएगा d2 d3 d4 d5 d6 d7 इस तरह से एटॉमिक नंबर का कहाँ तक लाइएगा 100 कितना 112 है ना। इसमें आप कहाँ तक लाइएगा एटॉमिक नंबर को आप 112 कहलाता है UUB। 112 क्या कहलाया तुम्हारा UUB ना अनवियम अनवियम समझ रहे हैं ना। फिर समझिएगा एक्टिनियम बता दिए 5f में प्रवेश में करके डी में गया, एक्टिनियम के बाद आ गया रदरफोर्डियम तक, तो बीच में जो है 90 से 103 तक का इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश किया 5f में, उसके बाद D1 से D2 है ना, फिर 105 आएगा तो D3, 106 आएगा D4, इस तरह से बढ़ते 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 कहाँ तक आएंगे 112 तक आएंगे। 6D जो स्टार्ट कहाँ से होगा एक्टिनियम से और लीव करेगा कहाँ से 112, लास्ट क्या होगा UUB अन 2 को क्या पढ़ते हैं बाय और अभी क्या लगा देते हैं UM बाय यम अन बाय यम। यह जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 6D। तो चारों ग्रुप का हम बता दिए बच्चों 3D 4D 5D 6D चारों को हम बता दिए। इसमें जहाँ जहाँ एक्सेप्शंस है हम सबको डिस्कस किए। मुख्य रूप से एक्सेप्शंस किसमें है डी ब्लॉक एलिमेंट में है, सबको डिस्कस किए। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11 के बच्चों के लिए है। 11 के बच्चे जो भी है, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तीसरा लेक्चर है। इसमें डी ब्लॉक बताए, एक दिन और बताएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब 4 लेक्चर हम लेंगे तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा होगा। इसके बाद 11 के बच्चे को पढ़ा देंगे क्वांटम नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन पार्ट क्या है क्वांटम नंबर। वो जब पढ़ लोगे तब सब चीज़ जान जाओगे एटम के बारे में, कितना एनर्जी होगा, कितना रेडियस होगा, कितना वेलोसिटी होगा, कितना ऑर्बिट होगा, कितना ऑर्बिटल होगा,